अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी कि नीतीश राजपूत की वीडियो लेके आए जी। दी गाजी अटैक वीडियो का टाइटल है और ले आए हैं हम। 2 पार्ट्स में करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी है और अभी जो है वो आधी वीडियो करेंगे और रिव्यू बाद में देते हैं। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। गाइस, लेट्स स्टार्ट। कि ईयर 1971 का जो टाइम था, इस टाइम पे पाकिस्तान 2 पार्ट में था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। और ये जो ईस्ट पाकिस्तान था यानी कि आज का बांग्लादेश, यहाँ के लोग इनकी वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप जो इनके साथ लैंग्वेज वगैरह को लेके भेदभाव कर रही थी, उसके खिलाफ ये सड़कों पे आ गए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री ने 25 मार्च 1971 को एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। मास में मर्डर हो रहे थे। अब 25 मार्च को जब ये क्रैकडाउन शुरू हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर से लोग इंडिया के अंदर घुसने लगे। और ये जो लोग इंडिया के अंदर घुस रहे थे, ये नंबर कम नहीं था। डेली 50,000 से ज्यादा रिफ्यूजी इंडिया में घुसने लगे थे। जगह जगह पे इंडिया को रिफ्यूजी कैंप तक बनाने पड़ रहे थे और बहुत ही कम टाइम के अंदर ये जो रिफ्यूजी का नंबर था, ये 90 लाख से भी ऊपर पहुंच गया था। अब देखिए, सुनने में तो बहुत छोटी सी चीज लग रही है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हो रहा था। पैसे का बहुत नुकसान हो रहा था। $700 मिलियन का बर्डन इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आ गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट का 4% इसी चीज को संभालने में लग जा रहा था। और बॉर्डर ये बहुत लंबा था, तो इसको रोकना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन रिफ्यूजी के जो नंबर थे वो बहुत तेजी से डे बाय डे बढ़ रहे थे और इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि इंडिया की डेमोग्राफी तक चेंज होने का डर खड़ा हो गया था। मतलब कि इंडियन रीजन में आबादी बदलने तक का डर खड़ा हो गया था। अब इससे निपटने के लिए इंडिया ने बहुत सारे तरीके अपनाए, मल्टीपल जगह बात की, यूएन तक में गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ हो नहीं पाया। और जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो अप्रैल 1971 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के चीफ को बुला के तुरंत ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन लेने के लिए बोला। अब ये चीज जब तीनों चीफ्स के सामने रखी गई तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें इस वॉर को जीतने के लिए टाइम चाहिए होगा, कि अगर ये वॉर हम अप्रैल 1971 की जगह दिसंबर 1971 में करेंगे तो श्योर शॉर्ट विक्ट्री होगी और डैमेज भी कम होगा। और फिर ये सारी चीजें डिस्कस होने के बाद इंदिरा गांधी जी प्रिपरेशन के लिए टाइम दे देती है। अब जब ये प्रिपरेशन का टाइम मिला तो इंडियन फोर्सेस का प्लान ये था कि ये जो 6-7 महीने मिले हैं प्रिपरेशन के लिए, इसमें पाकिस्तान को इतना वीक कर दिया जाए कि दिसंबर में जब वॉर हो तो एकदम आसानी से विक्ट्री हो। तो अगर आप यहां मैप पे देखोगे तो पाकिस्तान की मिलिट्री जो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान पहुंच रही थी, उसके पहुंचने के 2 ही तरीके थे। एक एयर रूट था, दूसरा ये सी रूट था। तो 1 अप्रैल 1971 को तो इंडिया ने अपना एयर स्पेस तो ऑलरेडी बंद ही कर दिया था। अब दूसरा रास्ता बचा था सी रूट। पाकिस्तान मिलिट्री ईस्ट पाकिस्तान में सारे जो मिलिट्री सप्लाई वगैरह थे वो इसी रूट से भिजवा रही थी। तो उस टाइम के इंडियन नेवी के हेड SM नंदा जी जो थे, वो ये चाहते थे कि कैसे भी करके इस सी रूट को भी बंद कर दिया जाए, ताकि यहां से भी अगर हथियार वगैरह नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान की मिलिट्री की सप्लाई लाइन वगैरह बंद हो जाएगी, तो ईस्ट पाकिस्तान ऐसे ही चारों तरफ से आइसोलेट हो जाएगा। अब ये प्लान तो अच्छा था, लेकिन इंडिया खुद डायरेक्टली इस चीज को नहीं रोक सकता था, ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाता। तो इसके लिए अगले मंथ यानी कि मई 1971 को एक प्लान बनाया जाता है। वेस्ट बंगाल में एक प्लासी नाम से जगह है जहां एक सीक्रेट लोकेशन सेलेक्ट की जाती है और इस लोकेशन का कोड नेम था C2P। लेफ्टिनेंट कपिल और लेफ्टिनेंट दास इस सीक्रेट लोकेशन को मैनेज कर रहे थे। और इस लोकेशन पे सारा कुछ सेटअप करने के बाद ईस्ट पाकिस्तान में जो मुक्ति बाहिनी के लोग पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे, उनको इस C2P सीक्रेट कैंप में बुला के ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इन मुक्ति बाहिनी के कमांडो को मैग्नेटिक लिम्पेट माइंस लगा के शिप्स को उड़ाना सिखाया गया। नाइट में नेविगेशन कैसे करना, ये सारी चीजें ट्रेनिंग में सिखाई गई। प्लान सिंपल था कि ये लोग खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की बजाय मुक्ति बाहिनी के जो कमांडो थे इनको ट्रेन करेंगे और ये कमांडो रात में अंडर वाटर स्विम करके जाएंगे और पाकिस्तान ये जो सी रूट से ईस्ट पाकिस्तान पहुंच रहा था, इन शिप्स के पास जाएंगे, उनके नीचे मैग्नेटिक लिम्पेट माइंस लगा के वापस आ जाएंगे। और जब एक के बाद एक पाकिस्तानी शिप्स उड़ने लगेंगे तो अपने आप ये जो रूट है पाकिस्तान के लिए ब्लॉक होने लगेगा, जिससे पाकिस्तान की जो मिलिट्री वेपन्स वगैरह भेजने की जो सप्लाई लाइन है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, वो डिसरप्ट हो जाएगी। तो अब ये सारी ट्रेनिंग वगैरह पूरी करने के बाद एक सीक्रेट कोड रखा जाता है कि इंडियन रेडियो पे एक स्पेसिफिक टाइम पे 2 प्री डिसाइडेड गाने चलेंगे और जैसे ही वो चलेंगे, ऑपरेशन एक्स इसका नाम रखा गया था, तो ये ऑपरेशन एक्स स्टार्ट हो जाएगा। In a stunning revelation from South Asia, India's Navy reportedly executed a covert mission dubbed Operation X, crippling East Pakistan's naval capabilities. तो एज पर प्लान 15 अगस्त 1971 की रात को रेडियो पे एग्जैक्ट गाने बजते हैं और जैसे ही रेडियो पे ये गाने बज के सिग्नल मिलता है, मुक्ति बाहिनी के कमांडो चितगोंग, मोंगला, चांदपुर, इन सारे इलाकों से निकल के
अंडर वाटर स्विम करके पाकिस्तान के शिप्स जो उस रूट पे चल रहे थे उनके पास पहुंचते हैं, मैग्नेटिक लिम्पिट माइंस लगा देते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पे ट्रिगर होकर ब्लास्ट करना था, जिसको इसका नाम ऑपरेशन एक्स रखा गया था। तो ये ऑपरेशन एक्स स्टार्ट जैसे ही होता है तो एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं और 16 अगस्त 1971 को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। MV अल अब्बास और MV हार्मोज ये सब उड़ जाते हैं। करीब 19,000 टन आर्म्स और एम्यूनिशन का नुकसान हुआ। ये जो 19,000 टन का जो नंबर है ये आपको अलग अलग जगह पे चेंज भी मिल सकता है, जो सबसे ज्यादा लिखा गया मैंने वो यूज किया। अब ये जो ऑपरेशन एक्स स्टार्ट हुआ था, जो बैक टू बैक पाकिस्तान की शिप्स पे धमाके हो रहे थे और ये पता भी नहीं चल रहा था कि कैसे हो रहे हैं धमाके, शिप्स के अंदर शिप्स जा रही हैं और धमाके हो जा रहे हैं। तो पाकिस्तान बहुत हैरान हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। पाकिस्तान की सारी मिलिट्री सप्लाई लाइन जो थी, जो ईस्ट पाकिस्तान में जा रही थी, वो डिसरप्ट होती जा रही थी। 100 से ज्यादा वेसल्स में ब्लास्ट हो चुके थे। हाल ये हो गया था कि पाकिस्तान अपनी शिप्स इस रूट में भेजने में भी डरने लगा था। ये सारी चीज जो मैं बता रहा हूं ये कैप्टन MNR समंत जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे उन्होंने भी अपनी बुक में मेंशन कर रखा। अब देखिए इसके कुछ टाइम बाद ऑपरेशन एक्स की वजह से ये जो ब्लास्ट हो रहे थे पाकिस्तानी शिप्स पे, ये बहुत ही सिस्टमैटिक और प्लान तरीके से हो रहे थे। और जिस प्लान तरीके से ये हो रहे थे अटैक, पाकिस्तान को समझ में आने लगा था कि ये मुक्ति बाहिनी का कोई गुरिल्ला अटैक नहीं है, बल्कि इंडिया बैक्ड कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है। यूएसए भी पाकिस्तान के साथ था, वो भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान मिलिट्री जो ईस्ट पाकिस्तान में कर रही है उसके बीच में इंडिया आके खड़ा हो जाए। तो जब ये सब हो रहा था तो यूएसए भी अपने एडवांस इंटेलिजेंस सिस्टम से इंडिया की भी एक्टिविटी ट्रैक कर रहा था। 22 दिसंबर 1971 को CIA के ऑफिस ऑफ नेशनल एस्टिमेट्स ने एक सीक्रेट मेमोरेंडम बनाया था। अभी तो ये डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाइड हो गया है। फॉरेन रिलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट के रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट 144 के नाम से मिल जाएगा, ये उसकी कॉपी है। तो उस टाइम पे भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर यूएसए ने साफ लिखा था मुक्ति बाहिनी को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। अब ये जो पाकिस्तान के ऊपर ब्लास्ट हो रहे थे और इंडिया का नाम जब इसमें सामने आ रहा था तो पाकिस्तान ने एकदम ऑफेंसिव मोड ऑन कर दिया इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान ने अपने कराची और आसपास के जो एयरबेस थे उन पर फाइटर्स और नेवल यूनिट्स को फॉरवर्ड डिप्लॉय कर दिया। अब पाकिस्तान ने अपने ऑफेंसिव मोड में जब फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट वगैरह स्टार्ट किया तो ये सारी इंटेलिजेंस इंडिया के नेवी हेडक्वार्टर में भी आने लगी कि ऑपरेशन एक्स में जो नुकसान हो रहा है इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ भी कुछ प्लान कर सकता है। तो इंडियन नेवी अपने शिप्स को लेकर अलर्ट हो जाती है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर पे सारी खड़ी शिप्स पे एयर स्ट्राइक कर दी थी, कहीं पाकिस्तान भी ऑपरेशन एक्स का बदला लेने के लिए ऐसा ही कुछ ना सोच रहा हो। और उस टाइम पे इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट कैरियर था INS विक्रांत, वो मुंबई के बैलेट पियर पे खड़ा था। अब देखिए INS विक्रांत जो था ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नेवल एसेट था। इंडियन ओशन में ये एक सिटी के साइज का चलते फिरते एयरबेस की तरह था। इसके ऊपर 20 से 25 फाइटर जेट से भी ज्यादा ऑपरेट कर सकते थे। वॉर के अंदर अकेले INS विक्रांत पूरी बाजी पलटने का दम रखता था, इसलिए इसको सेफ रखना बहुत जरूरी था। लेकिन सेम टाइम पे एक दिक्कत और थी इसमें कि INS विक्रांत में कुछ रिपेयर का काम भी बचा था। इसके एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए कैटापुल्ट लॉन्चर जो था उसमें दिक्कत थी और इसके A1 बॉयलर के मल्टीपल वाटर ड्रम भी रिपेयर होने थे और उनके स्पेयर पार्ट वगैरह जो थे वो ब्रिटेन से मंगवाने पड़ते थे और 3-4 साल से ज्यादा का टाइम लग जाता। तो INS विक्रांत को कहीं सेफ लोकेशन पे छुपाना है या वॉर के लिए रेडी करना है, इन सारी चीजों को लेकर मल्टीपल डिस्कशन होने लगे कि इसको सेफ रखा जाए या फिर इसको वॉर में उतारा जाए। और इंडियन नेवी के अंदर सबका यही कहना था कि INS विक्रांत का रिपेयर होना भी पेंडिंग है, तो इसको आगे जो वॉर होनी है उसमें इन्वॉल्व करना सही डिसीजन नहीं होगा। लेकिन इंडियन नेवी के हेड SM नंदा और वाइस एडमिरल हीरा नंदानी सबके अगेंस्ट जाते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारा सबसे पावरफुल वेपन है, इसको जरूर वॉर में उतारना चाहिए। और रही बात रिपेयर की तो इसको हम वॉर रेडी बना देंगे। और फिर मल्टीपल डिस्कशन के बाद इस चीज को लेकर अप्रूवल मिल जाता है। और जैसे अप्रूवल मिलता है तो INS विक्रांत जो मुंबई के बैलेट पियर पे खड़ा था उसको मुंबई के कोबाल पोर्ट पे शिफ्ट करके रिपेयर का काम स्टार्ट कर दिया जाता है। और जब ये रिपेयर हो जाता है उसके बाद INS विक्रांत को पहले कोबाल पोर्ट से कोचिन, फिर कोचिन से मद्रास बे ऑफ बंगाल में शिफ्ट कर दिया जाता है। और यहां पहुंचने के बाद INS विक्रांत एक सेफ रेंज में आ जाता है, जिसके बाद ये मद्रास, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर के बीच जो 18,000 माइल्स का जो एरिया था वहां पे इसको सर्वेलांस का काम दे दिया जाता है। अब INS विक्रांत जब ईस्ट कोस्ट पे पहुंचा तो इस चीज का इंटेल पाकिस्तान की नेवल इंटेलिजेंस को भी मिल जाता है। तो इस चीज को सुन के पाकिस्तान बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि एयर स्पेस ऑलरेडी बंद था। पूरा सी रूट पे पाकिस्तान के जो शिप थे उन पे धमाके हो रहे थे ऑपरेशन एक्स की वजह से। ऊपर से INS विक्रांत जो इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, उसको इंडिया ने ईस्ट कोस्ट में शिफ्ट कर दिया। तो पाकिस्तान का डर था कि अगर INS विक्रांत का यूज करके ईस्ट कोस्ट पे पूरा नेवल ब्लॉकेट लगा दिया तो ईस्ट पाकिस्तान से पाकिस्तान की मिलिट्री का पूरा कंट्रोल हट जाएगा और ये जो सारी रीएनफोर्समेंट, वेपन सप्लाई, ये सारी चीजें जो ईस्ट पाकिस्तान में हो रही हैं इस रूट से, ये भी बंद हो जाएंगी। और ईस्ट पाकिस्तान जहां ऑलरेडी मुक्ति बाहिनी के कमांडो इतनी ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं और वहां पे जब ये सारी सप्लाईज पहुंच नहीं पाएंगी तो ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा।
और ये वो टाइम था कि यहां से पाकिस्तान ने फैसला कर लिया था आईएनएस विक्रांत का अगर टाइम रहते कुछ नहीं किया तो ईस्ट पाकिस्तान इनके हाथ से जाना तय है। और ये जो डर था पाकिस्तान का आईएनएस विक्रांत को लेके, ये आगे चल के सही भी होता है। तो ये सारी चीजें होने के बाद अब यहां से पाकिस्तान सारी चीजें छोड़ के आईएनएस विक्रांत को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना स्टार्ट करता है। अब देखिए, पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर तो था नहीं, लेकिन इसके पास 4 सबमरीन थी, जिसमें से 3 सबमरीन जो थी हैंगूर, मैंग्रो और शुशुक, ये तो शॉर्ट रेंज वाली सबमरीन थी पाकिस्तान के पास। तो ये आईएनएस विक्रांत के पास पहुंच के वहां जाके डैमेज करना इतना पॉसिबल नहीं था इनके लिए। लेकिन जो इनकी चौथी सबमरीन थी वो एक लौती लॉन्ग रेंज सबमरीन थी पाकिस्तान के पास, जो आईएनएस विक्रांत के पास पहुंच के उस पर हमला करके उसको रास्ते से हटा सकती थी। और इस सबमरीन का नाम था पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी को पानी के नीचे डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और ये जो पीएनएस गाजी है ये पहले यूएसए के पास थी, तब इसका नाम यूएसएस डियाब्लो था। लेकिन जब ईयर 1961 में इंडिया के पास आईएनएस विक्रांत आया था तो इसको काउंटर करने के लिए ईयर 1963 में यूएसए ने सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम एसएपी के अंडर इसको पाकिस्तान को लीज पे दे दिया था। और फिर पाकिस्तान ने इसका नाम बदल के पीएनएस गाजी S-130 कर दिया था। तो पाकिस्तान के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन पीएनएस गाजी था आईएनएस विक्रांत को रास्ते से हटाने के लिए। तो सितंबर 1971 आते आते पाकिस्तान की लीडरशिप ये फैसला ले चुकी थी कि अब पीएनएस गाजी को बे ऑफ बंगाल भेज के आईएनएस विक्रांत को गिराना होगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये जो पीएनएस गाजी था इसकी भी हालत बहुत खराब थी, पुराना हो गया था ये, और इसके मार्क 14 टॉर्पेडोज में एक टेक्निकल इशू चल रहा था। और करीब 1 वीक पहले जब पीएनएस गाजी को एक शॉर्ट पेट्रोलिंग के लिए अरेबियन सी में भेजा गया तो मैकेनिकल इशू की वजह से बीच रास्ते से वापस बुलाना पड़ गया था। तो पीएनएस गाजी में ये जो सारे इशू चल रहे थे, इसकी वजह से पाकिस्तान की नेवी पीएनएस गाजी को बे ऑफ बंगाल में मिशन के लिए भेजने के लिए मना कर रही थी। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की लीडरशिप मानती नहीं है, वो अपना फैसला बना चुकी थी और प्रिपरेशन स्टार्ट करा देती है। अब पाकिस्तान को ये तो पता था कि आईएनएस विक्रांत बे ऑफ बंगाल में था, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। और इसको पता करने के लिए क्या किया इन्होंने, एक वेस्टर्न कंट्री थी उसके एयरक्राफ्ट को बहाने से मद्रास के पास भेजा गया और फिर मद्रास के पास पहुंच के एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम का बहाना बना के इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट की इंडिया से। अब जब उस वेस्टर्न कंट्री के एयरक्राफ्ट ने इस तरीके की इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट करी तो इंडिया मना नहीं कर सकता था, उसको अलाउ करना पड़ा। और फिर इस एयरक्राफ्ट ने मद्रास पोर्ट पे उतरने के बाद आसपास के एरिया में मल्टीपल टेस्ट ड्राइव करी सही करने के बहाने से। और उसी बीच में इसको आईएनएस विक्रांत दिखा, उसकी पिक्चर्स ली इन्होंने, कोऑर्डिनेट्स वगैरह लिए। और फिर सेम वीक में ये जो आईएनएस विक्रांत की कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स थी इसको पाकिस्तान नेवल वॉरफेयर के डायरेक्टर कैप्टन अब्दुल वाहिल भूमल को भेज दी। तो इस तरीके से अब पाकिस्तान के पास आईएनएस विक्रांत है कहां पे उसकी डिटेल्स भी आ गई थी। और ये जो वेस्टर्न कंट्री थी, कौन सी वेस्टर्न कंट्री का ये एयरक्राफ्ट था इसका पता नहीं चल पाया, जहां भी लिखा गया वहां वेस्टर्न कंट्री मेंशन है। इसके बाद डेट आती है 8 नवंबर 1971 और इस दिन को कैप्टन जफर मोहम्मद खान, जो कि 1965 की वॉर में पीएनएस गाजी का टॉर्पीडो ऑफिसर भी था, इस मिशन के लिए इसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, पीएनएस गाजी का कमांडिंग ऑफिसर बना दिया जाता है। और फिर बेसिक डिटेल्स जो थी आईएनएस विक्रांत की वो इसको दे दी जाती हैं। और फिर 1 वीक बाद 14 नवंबर 1971 की डेट फिक्स कर दी जाती है कि इस दिन पीएनएस गाजी अपने मिशन पे जाएगा। और फिर सारी प्रिपरेशन के बाद डेट आती है 14 नवंबर 1971। इस दिन पीएनएस गाजी को मिशन के लिए निकलना था और पीएनएस गाजी में सीओ कैप्टन जफर मोहम्मद खान के साथ 93 मेंबर थे, जिसमें से 11 ऑफिसर्स थे। ये अपना निकलने की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जितने भी ये लोग थे इनमें से किसी को भी ये नहीं बताया गया था कि एग्जैक्टली क्या करना है। मिशन की जितनी भी डिटेल्स थी उसके लिए नेवल हेडक्वार्टर ने इनको सील्ड ऑर्डर हैंड ओवर कर दिए थे और एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स दे दिए थे जिस जगह पे जाके इन सील्ड ऑर्डर्स को खोलना था। और इसके साथ ये भी कहा था कि किसी वजह से इन कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचने में डिले हो जाए या कोई कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए तो इस सील्ड ऑर्डर को उस केस में खोल लेना, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। और इस ऑर्डर में एग्जैक्टली लिखा क्या था उसकी कॉपी भी आपको आगे दिखाऊंगा अभी। तो अभी तक पीएनएस गाजी में जितने भी लोग थे उनको बस इतना पता था कि आईएनएस विक्रांत के आसपास पेट्रोलिंग करनी है, डिटेल्स इकट्ठी करनी है, इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता थी। तो इसके बाद पाकिस्तान का नेशनल एंथम वगैरह बजता है और यहां से पीएनएस गाजी निकलता है और निकलते ही राइट टर्न लेता है और 84 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ जाने के लिए इंडिया का जो बॉर्डर था उससे 400 नॉटिकल माइल की जो डिस्टेंस थी वो मेंटेन करता है और 20 नॉट्स पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट कर देता है ताकि इंडियन सर्वेलांस इसको डिटेक्ट ना कर पाए। पीएनएस गाजी में जितने लोग बैठे थे इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ये एग्जैक्ट रूट था और 2 दिन बाद 16 नवंबर 1971 को ये यहां तक पहुंच जाते हैं। ये लोग डे बाय डे आईएनएस विक्रांत की लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब जब गाजी इस रूट पे इधर निकलता है तो इंडियन नेवी ऑलरेडी कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इधर ढाका के जितने कम्युनिकेशन सिग्नल थे उनको ट्रैक कर रहा था। और उस टाइम पे इंडियन नेवी के पास हाईटेक कंप्यूटर्स नहीं थे, लेकिन एक स्मार्ट रेडियो डायरेक्शन फाइंडर था
ये पाकिस्तान के जो सीक्रेट मैसेजेस थे उनको एग्जैक्टली इनक्रिप्ट नहीं कर पाता था, लेकिन ये किस डायरेक्शन से सिग्नल्स आ रहे हैं और जा रहे हैं वो बता देता था। पाकिस्तान के नेवी हेडक्वार्टर के अंदर बहुत छोटे छोटे एनक्रिप्टेड मैसेज भेज के कम्युनिकेट कर रहा था कि अब यहाँ पे पहुंच गया है, और अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा था वो सारी डिटेल्स भेज रहा था। अब जब ये लोग बीच बीच में शॉर्ट मैसेज भेज के बात कर रहे थे तो इंडिया का ये जो रेडियो डायरेक्शन फाइंडर था ये एक पैटर्न ट्रैक करता है कि साउथ ईस्ट सी की एक स्पेसिफिक लोकेशन पे एक कोई सबमरीन या वेसल टाइप की चीज है जो धीरे धीरे आईएनएस विक्रांत की लोकेशन के पास पहुंच रही है, और वो पाकिस्तान के हेडक्वार्टर में हर थोड़ी देर पे शॉर्ट सिग्नल भेज रही है। अब ये चीज जब सीओ धर्मदेव दत्ता, इनको ट्रिपल डी भी कहते थे, इनको पता चलती है, ये इस चीज को सीरियस लेते हैं और इसकी और डिटेल्स निकालना स्टार्ट करते हैं, तो पता चलता है कि लास्ट कुछ दिनों से वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में ये जो सीक्रेट मैसेजेस होते हैं इनके वॉल्यूम्स अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गए थे। और इसी बीच में इन्होंने एक वायरलेस एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को भी पकड़ा था, तो उसमें पता चला था कि ये ईस्ट पाकिस्तान के चिटगोंग से एक स्पेशल ग्रेड लुब्रिकेंट ऑयल की रिक्वेस्ट कर रहे थे, और ये जो ऑयल था ये सिर्फ माइन स्वीपर्स या फिर सबमरीन्स में यूज होता था। और इसके साथ साथ साउथ ईस्ट में भी एक सबमरीन या वेसल टाइप की चीज मल्टीपल शॉर्ट मैसेजेस भेजते हुए पाकिस्तान में धीरे धीरे आईएनएस विक्रांत की लोकेशन की तरफ भी पहुंच रही है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ये पता चलता है कि पाकिस्तान के पास एक ही लॉन्ग रेंज सबमरीन थी जो इतना लंबा रूट कवर कर सकती है, और वो थी गाजी। और इंडिया के पास पीएनएस गाजी की फ्रीक्वेंसी, हैबिट्स, पावर लेवल, एंटीना पैटर्न, इनकी डिटेल्स ऑलरेडी थी, उसको भी मैच किया गया तो पीएनएस गाजी से मैच हुई वो। तो यहां से सीओ धर्मेंद्र देव दत्ता ट्रिपल डी इनको कंफर्म हो गया था कि सबमरीन पीएनएस गाजी है जो आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए आगे बढ़ रही है। और सेम टाइम पे इंडिया के पास एक और इंटेल आता है कि पाकिस्तान के कराची पोर्ट पे एक नया सर्वेलांस सिस्टम लग रहा है। अब वॉर के टाइम पे ऐसे कोई नया इक्विपमेंट आ जाता है किसी दूसरे देश के पास तो वो गेम चेंजर बन जाता है, इसलिए इसकी डिटेल्स भी पता करनी बहुत जरूरी थी। तो हुआ क्या था कि सेम रूट पे जो इंडिया और पाकिस्तान का था, यहाँ पे इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट ने एक इंडियन डॉक्टर जिसका नाम कवासजी था उसको स्मगलिंग करते हुए पकड़ा था। तो आरएनएडब्ल्यू ने इसको जेल से उठा के इससे डील वगैरह करी और टास्क दिया कि सेम रूट पे जैसे पहले पाकिस्तान जाता था शिप लेके वैसे ही दोबारा जाना है, बस जाते टाइम हमारे 2 बंदे शिप के अंदर ले जाने हैं। और ये दोनों जो थे ये रॉ के एजेंट थे जिनका कोड नेम था रॉड और मूरियार्टी। तो एज पर प्लान कॉस जो था वो सेम रूट पे इन दोनों एजेंट्स को लेके पाकिस्तान के पोर्ट पे जाना स्टार्ट करता है, और फिर वहां पहुंचने के बाद ये जो दोनों एजेंट थे वहां पे फोटोग्राफ्स वगैरह लेना स्टार्ट करते हैं, और जो शिप थे उनकी काउंटिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। और फोटोग्राफ जब ये ले रहे थे तो इसी टाइम पे इनकी नजर एक स्ट्रक्चर पे पड़ती है जिसके ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस बैटरी लगी हुई थी। अब देखिए ये चीज थोड़ी सी अनयूजुअल थी क्योंकि ऐसी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और रेडार सिस्टम पीस टाइम पे नहीं दिखते हैं, इमरजेंसी या फिर वॉर के टाइम पे ही दिखती हैं। तो ये जो इंटेल थी ये सारी इंटेल भी इंडियन नेवी के पास पहुंचा दी जाती है। तो ये सारी चीजों को जब जोड़ा गया तो यहाँ से समझ में आ गया कि पाकिस्तान मन बना चुका है वॉर का, और ये जो पीएनएस गाजी बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ रहा है, जैसे ही आईएनएस विक्रांत को गिराएगा उसके बाद पाकिस्तान वॉर स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से इंडिया भी अपनी प्रिपरेशन तेज कर देता है, और पीएनएस गाजी जो बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ रहा था एग्जैक्टली वो है कहां, उसकी लोकेशन पता करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था इंडिया के लिए। और पीएनएस गाजी जो था वो 16 नवंबर 1971 को ये जो ओखला पोर्ट है इसको क्रॉस कर चुका था, और यहीं से अपने कोऑर्डिनेट्स वगैरह भेज के पाकिस्तान के हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म भी किया था इसने। और फिर इसके बाद कोलंबो की तरफ जाना स्टार्ट करता है, नेवल एयरफील्ड जो थी गोवा की वहां पे पहुंचा, फिर कर्नाटका पहुंचा, फिर मैंगलोर पोर्ट की तरफ पहुंचा। इन सब को क्रॉस करता हुआ 18 नवंबर 1971 की रात को कोचीन पोर्ट जो कि केरला में था यहाँ पे एक आइलैंड के पास पहुंचता है, और नेक्स्ट डे 19 नवंबर 1971 को ये यहाँ से होते हुए श्रीलंका के ट्रिनकोमल्ले पोर्ट पर पहुंचता है, और यहाँ पे अपनी रिफ्यूलिंग और क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करा था। टोटल 2200 नॉटिकल माइल की जर्नी जो थी वो अभी तक कर चुका था। अब यहाँ से कमांडर जफर को जो सीक्रेट सील्ड ऑर्डर मिले थे उनको खोलना था, उनमें से एक लेटर पे लिखा था ओपन एट हाई सीज। तो ये जो सीक्रेट सील्ड ऑर्डर थे इनको कैप्टन जफर खोलता है, और इसमें 2 टास्क कंप्लीट करने को लिखे थे। एक लिखा था गो टू मद्रास एंड सिंक आईएनएस विक्रांत, और दूसरा टास्क ये था कि इन केस आईएनएस विक्रांत को सिंक ना किया जा सके तो विशाखापट्टनम पोर्ट के आसपास पहुंच के माइंस बिछानी है। तो ये जो दूसरा टास्क लिखा हुआ था, ये जो इंडिया ऑपरेशन एक्स के थ्रू पाकिस्तान के शिप्स उड़ा रहा था, उसका बदला लेने के लिए दूसरा टास्क सेट किया गया था। इसीलिए उन सीक्रेट ऑर्डर्स में लिखा गया था कि किसी वजह से अगर पहला टास्क पूरा ना हो पाए तो हर हाल में विशाखापट्टनम पोर्ट के पास माइंस जरूर लगानी है। तो यहां से पीएनएस गाजी की जो टीम थी और कमांडर जफर था उसको एग्जैक्ट आइडिया लगा था कि इनको यहाँ पे आईएनएस विक्रांत को गिराने के लिए भेजा गया है। तो कमांडर जफर अपने टास्क को पूरा करने के लिए धीरे धीरे करके आईएनएस विक्रांत की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, और वहीं दूसरी तरफ जो इंडियन इंटेलिजेंस थी इनको पता चल चुका था कि पीएनएस गाजी बे ऑफ बंगाल तक पहुंच चुका है। और वो इसलिए पता चल चुका था क्योंकि पीएनएस गाजी इस पूरे रास्ते में शॉर्ट मैसेजेस, जिसको शॉर्ट एचएफ बर्स्ट भी कहते हैं, इसके थ्रू पाकिस्तान हेडक्वार्टर से बीच बीच में अपना ट्रांसमिशन ओपन करके बात कर रहा था। तो इन शॉर्ट मैसेजेस को पकड़ने में तो इंडिया के लिए दिक्कत हो रही थी,
तो इंडिया क्या कर रहा था उस समय कि पीएनएस गाजी जब अपना ट्रांसमिशन ओपन करता था पाकिस्तान में मैसेज भेजने के लिए, तो उसी छोटे से विंडो को पकड़ के इंडिया क्या करता था, उस फ्रीक्वेंसी पर पावरफुल बैकग्राउंड सिग्नल भेजना शुरू कर देता था, जिससे पीएनएस गाजी और पाकिस्तान के बीच में जो कम्युनिकेशन होता था वो समझने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो ये शॉर्ट मैसेजेस थे वो बार बार रिपीट करने पड़ते थे, जिससे ज्यादा देर तक लोकेशन जो थी वो ट्रैक हो पाती थी। तो इस तरीके से इंडियन इंटेलिजेंस को पीएनएस गाजी किस स्पेसिफिक एरिया में है ये पता चल पा रहा था, लेकिन एग्जैक्ट उसकी लोकेशन इतने बड़े समुद्र के अंदर कहां थी वो अभी भी नहीं पता था। तो अब इसके बाद 28 नवंबर 1971 को गाजी अपने मिशन को पूरा करने के लिए श्रीलंका से निकल चुका था आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए, और श्रीलंका से निकलने के बाद 2 दिन तक ट्रैवल करता है और 22 नवंबर 1971 को वो मद्रास के एरिया में पहुंच के आईएनएस विक्रांत को ढूंढने लगता है। तो अब पीएनएस गाजी जब मद्रास के एरिया में पहुंच चुका था तो जो इंडिया की ईस्टर्न नेवल कमांड थी, इन्होंने क्या कर रखा था, मद्रास पोर्ट के आसपास जो फिशिंग कम्युनिटी रहती है उनमें से कुछ लोगों को बेसिक ट्रेनिंग वगैरह दे रखी थी, जिसमें इनको ऑयल स्लीक, स्नॉर्केल या फिर सबमरीन के ट्रेस से रिलेटेड कुछ भी दिखता था तो ये लोग उसको पहचान जाते थे और जो नियरेस्ट नेवल आउटपोस्ट होती थी उसको रिपोर्ट कर देते थे। तो जब पीएनएस गाजी मद्रास पोर्ट पे पहुंच के आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रहा था तो उसी टाइम पे कुछ मछुआरे जो थे उन्होंने रिपोर्ट कर दिया था कि उनको किसी बड़ी सी सबमरीन के ट्रेस दिखे। तो ये जो ट्रांसमिशन की डिटेल्स थी और फिशिंग कम्युनिटी के जो इंटेल्स थे, इन सबको मिला के ये चीज पता चल चुकी थी कि पीएनएस गाजी अब मद्रास के पोर्ट के आसपास ही कहीं पे आ चुका है। और जैसे इस चीज के बारे में वाइस एडमिरल एन कृष्णन को पता चलता है तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी। तो अब यहां से वो मन बना चुके थे कि आईएनएस विक्रांत को मद्रास पोर्ट से अब शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वॉर होने से पहले वो आईएनएस विक्रांत को पीएनएस गाजी के साथ एंगेज नहीं करना चाहते थे। तो उनके पास अब ऑप्शन बचा था कि आईएनएस विक्रांत को मद्रास पोर्ट से विशाखापट्टनम वाला जो पोर्ट था वहां पे शिफ्ट कर दें। लेकिन मल्टीपल डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि अगर विशाखापट्टनम जो पोर्ट है उसमें भी अगर शिफ्ट कर दें तो जैसे मद्रास पोर्ट तक पीएनएस गाजी पहुंच चुका है तो विशाखापट्टनम पोर्ट तक भी पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है कि विशाखापट्टनम पोर्ट में भी शिफ्ट करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आईएनएस विक्रांत सेफ रहेगा, सेम सिचुएशन वहां भी रिपीट हो जाएगी। अब ये सारे डिस्कशन जब चल रहे थे तो यहीं से डिसाइड होता है कि अंडमान एंड निकोबार के पास एक सीक्रेट लोकेशन है जिसका कोड नेम था पोर्ट एक्सरे। वहां आबादी बिल्कुल भी नहीं थी, पानी बहुत साफ था और इस लोकेशन का बिल्कुल भी किसी को आइडिया नहीं था। और अच्छी चीज ये थी कि ये बे ऑफ बंगाल के पास में थी, तो अगर इन केस वॉर वगैरह भी स्टार्ट होती है और अगर हम आईएनएस विक्रांत को वहां पे शिफ्ट कर देते हैं सीक्रेट लोकेशन पे, तो आईएनएस विक्रांत को एकदम से बे ऑफ बंगाल में लाना आसान होगा। दूसरी चीज, पानी साफ था तो कोई अगर पीएनएस गाजी जैसी शिप अगर वहां पे आएगी तो उसको ट्रैक करके उसको गिराना आसान होगा, साफ पता चल जाएगा साफ पानी में। तो ये सारे डिस्कशन होने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए आईएनएस विक्रांत को इस सीक्रेट लोकेशन जिसका कोडवर्ड था पोर्ट एक्सरे यहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है। अब आईएनएस विक्रांत जो था वो तो शिफ्ट हो गया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मद्रास पोर्ट था उस पोर्ट से 12 से 15 माइल्स की डिस्टेंस मेंटेन करके पीएनएस गाजी पाकिस्तान के नेवल हेडक्वार्टर के साथ कोऑर्डिनेट करके कंटिन्यूअसली आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रहा था। और पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर जो था वो अपने अलग अलग सोर्सेज जो ग्राउंड पे थे उनसे आईएनएस विक्रांत की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रहा था और जो छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आती थी वो पीएनएस गाजी को एक सीक्रेट कोड के थ्रू भेजता था। तो इस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन बना के मद्रास पोर्ट के पास आईएनएस गाजी को ढूंढ रहे थे। और इसी टाइम जी गाइस, और इसकी रिक्वेस्ट जो है इस वीडियो की बहुत ज़्यादा आ रही थी तो हमने सोचा चलें लेके आते हैं। एक दफ़ा तो देखा कि वीडियो लंबी भी है, लेकिन फिर भी जो है वो 2 पार्ट में कर लेंगे। अगर आप कहेंगे तो दूसरा पार्ट ज़रा लेके आएंगे, पूरी करेंगे इसको, चाहे आप बोलें या ना बोलें, करेंगे हम ज़रूर। और ये यकीन करें हमें इस चीज़ के बारे में कोई पहले एक रत्ती बराबर भी कहना कि इल्म हो पीएनएस गाजी का या पीएनएस अच्छा हारमोस भी है बीच में, पीएनएस हारमोस। तो इसीलिए जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब ने जो है नाम लिया था। ये तो यार। नहीं वैसे बात कर रहा हूँ कि ब्राह्मोस को पता है हारमोस बोला था, तो हारमोस का नाम जब बीच में आया तो मैंने कहा हारमोस भी है मतलब एक चीज है हारमोस। तो खैर पीएनएस हारमोस। तो लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो पीएनएस गाजी की हो रही है कि उसने कैसे जो है वो अटैक किया, वो सारी उन्होंने स्टोरी जो पीछे कैसे ये सारा सिलसिला शुरू हुआ वो बताया। जब वो ही बात के बांग्लादेश जो है इस वक्त का बांग्लादेश उस वक्त का पाकिस्तान था, तो उसके साथ जो पाकिस्तान के जो वहाँ पे आर्मी थी वो कर रही थी सारा कुछ, वहाँ के लोगों को जो है दबा रही थी। और जाहिर है
वहां पे जितने लोग निकल रहे थे बांग्लादेश से वो इंडिया की तरफ जा रहे थे, इधर भी इंडिया, इधर भी इंडिया, ऊपर भी इंडिया, हर तरफ जो है वो ज़ाहिर है बांग्लादेश के जितने बॉर्डर हैं वो इंडिया के साथ लग रहे हैं, तो इंडिया में घुस रहे थे सारे। तो एक दिन में 50,000 जाना, यकीन करें ये कम फिगर नहीं है। और 90 लाख, मतलब 1 करोड़ ही कर लें, 1 करोड़ जो है 10 मिलियन, 9 मिलियन जो है वो गए हैं वहां पे, लोग चले गए हैं। तो इतने लोगों को संभालना, इतने लोगों को मैनेज करना, कैंप क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये ज़ाहिर है लॉस होगा इंडिया के लिए, और लॉस हुआ भी उस वक़्त। तो इतनी तादाद में जब वहाँ पे लोग जा रहे हैं तो उनको रोकने के लिए ज़ाहिर है उनको तरीके अपनाने पड़े, यूएन के पास भी जाना पड़ा, सबकी हेल्प माँगी, लेकिन किसी ने भी जो है वो हेल्प नहीं की। फिर इंडिया ने अपने बलबूते पे ये सारा कुछ करना था, इसमें मैं कुछ गलत नहीं कहूँगा इसको, इंडिया को। अब यहाँ पे पाकिस्तान में समझ लें कि अफ़गानिस्तान से घुसते चले आए, जैसे भी आए थे, तो पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रही थी यूएन से, तो पाकिस्तान मैनेज कर लेता था इस चीज़ को। लेकिन अगर पाकिस्तान को यूएन से सपोर्ट ना मिलती तो पाकिस्तान उस वक़्त भी ना लेता, उसी वक़्त भेज देता वापस। लेकिन वो अभी तक सपोर्ट यूएन से आती रही है पैसे की। पाकिस्तान उस चीज़ को मैनेज करता रहा है। लेकिन इंडिया को कोई सपोर्ट नहीं मिली और इंडिया मैनेज नहीं कर पा रहा था, इंडिया को नुकसान हो रहा था। इंडिया की वही बात कि तादाद भी बढ़ जानी थी, इकॉनमी पे जो है बड़ा फ़र्क आना था। पहले ही इंडिया उस वक़्त इतना वो समझ लें कि फ़ाइनेंशियल तौर पे, इकॉनमी के तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। क्योंकि ये तो हमने भी जो है वो देखा हुआ है कि 90 में बिल्कुल ही जो है वो डाउन हो गया था इंडिया, और उसके बाद कर्ज भी लेना पड़ा। लेकिन इंडिया फिर अपने पैरों पे खड़ा हुआ आहिस्ता-आहिस्ता, ये चीज़ है। और इंडिया ने भी कर्ज लिया था, लेकिन इंडिया अपने पैरों पे खड़ा हुआ, और इंडिया आज देख लें भाई अपना 4th इकॉनमी बन चुका है। तो लेकिन उस वक़्त जो है इंडिया इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो इंडिया ने सोचा कि इस पे इस तरह तो काम खराब हो जाएगा। फिर इंडिया ने मुक्त बाजू से मिल के वही बात कही, शिप जो आ रहे थे उनको तबाह करना शुरू कर दिया। एक तो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान इधर है, बांग्लादेश उधर है, वो जो है आपस में राब्ता, कनेक्टिविटी, वो हवा से जाना, वो तो इंडिया ने बंद कर दिया। एयर स्पेस बंद कर दिया इंडिया ने, क्योंकि वो इंडिया से ही होके जाना था। और बाकी बचा समुंदर का एरिया, तो वहां से जो शिप जाते थे उनको तबाह करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश का जो आपस में जो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का आपस में तल्क जो है वो खत्म, कनेक्शन जो है वो खत्म होना शुरू हो गया। और पाकिस्तान ने फिर पीएनएस गाजी जो है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई भी आईएनएस नहीं था, तो पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था जिससे जो है वो हम आईएनएस विक्रांत का जो मुकाबला है वो किया जा सके, वो पाकिस्तान के पास नहीं था। पाकिस्तान के पास था पीएनएस गाजी, जो कि यूएस का जो है वो दिया हुआ था, तो उसमें भी खराबियां थी, तो उसको भेजा। फिर वो किस तरह छुप-छुपा के जा रहा था, पहले ट्रेस नहीं हो रहा था, बाद में काफ़ी सारे कुछ सिग्नल्स पे जो आइडिया लगाए गए, क्योंकि उस वक़्त ये वाली टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। जो आज टेक्नोलॉजी है वो उस वक़्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो वो रेडियो था उनका डिटेक्ट करने वाला, तो उसके ज़रिए जो है उन्होंने ट्रैक किया, उन्होंने लोकेशन ट्रेस की। उनको पता चल गया कि बे ऑफ बंगाल में जो है वो पीएनएस गाज़ी जो है वो पहुँच चुका है, और वो आईएनएस विक्रांत के साथ लड़ेगा और उसको तबाह करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसको सेव भी करना था, क्योंकि वो सबसे बड़ा हथियार था इंडिया का। तो अब उन्होंने सेव तो कर लिया, अंडमान निकोबार जो है उधर उन्होंने सेव कर लिया उसको। लेकिन पीएनएस गाज़ी के लिए अभी भी मुश्किलात हैं। पीएनएस गाज़ी को 2 टास्क दिए गए हुए थे। तो ये सारी एक स्टोरी जो है वो इन्होंने बताई है कि 1971 जो है एकदम से स्टार्ट नहीं हो गया था। पहले मार्च में ये सारा कुछ शुरू हुआ, तो उस वक़्त जो मेरे ख़्याल में उस वक़्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी ना? इंदिरा गांधी, तो उन्होंने जो है टास्क दिया पूरी अपनी फ़ोर्स को, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें वक़्त चाहिए, एकदम से हम वार में नहीं कूद सकेंगे। तो उन्होंने 6 महीने का वक़्त लिया, दिसंबर तक। तो तब तक उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, पहले से कमज़ोर करना शुरू कर दिया। वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि जो मुक्ति बानी है, उनके ज़रिए जो है पाकिस्तान को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। वहाँ पे सप्लाई जो है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब कर दी, डिस्ट्रैक्ट कर दी। तो उसके बाद जो है वो हमले हुए, उसके बाद लड़ाइयाँ हुई। लेकिन यहाँ पे एक देखा जाए चीज़, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है बहुत दूर-दूर है।
तो यहाँ पे जो सारी ये करना, उनको कनेक्शन ख़त्म करना इंडिया कर सकता था। तो लेकिन फिर भी इंडिया ने पहले सिर्फ बांग्लादेश के थ्रू करने की कोशिश की, क्योंकि इंडिया बीच में ना कूदता अगर इंडिया में वो सारे रेफ्यूजी ना जाते। बात ये है कि रेफ्यूजी चले गए, इंडिया को अपना खतरा लाग हो गया कि इस तरह तो सारा बांग्लादेश ही उठ के आ जाएगा इंडिया में। तो जब इंडिया में बांग्लादेश आ गया तो इंडिया का जो है वो इकानमी तौर पे भी और आबादी के लिहाज से भी बढ़ जाएगा, बहुत नुकसान होगा इंडिया का। तो इंडिया को कूदना पड़ा, इंडिया ने फिर अलग जो है वो उसको एक मुल्क बना दिया। और ये चल भी नहीं सकते थे ज़्यादा, क्योंकि जब ये बना था उसी वक़्त ही समझ आ जानी चाहिए थी कि पाकिस्तान वो ईस्ट पाकिस्तान किधर, वेस्ट पाकिस्तान किधर, और इतना फ़ासला और बीच में इंडिया का है, मतलब इंडिया भी है और इतना गैप, और दोनों मुल्क जो मतलब उस वक़्त तो एक मुल्क था ना, अब तो दोनों मुल्क हैं, वो इंडिया से अलग हुए। हुँ। तो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए थी। तो हाँ, उसको अलग मुल्क बना देते, इसको अलग मुल्क पहले से ही बना देते तो ठीक ही था। लेकिन ये है कि एक ही मुल्क बनाया पाकिस्तान इसको, और पाकिस्तान और उसका आपस में जो है वो दूर-दूर तक जो है वो कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, और ये एक वक़्त आया, एक एक किस्म का बहाना बना उस वक़्त, और बांग्लादेश बन गया, अलग हो गया, ठीक हो गया, अलग हो गया, अपना मुल्क वो बन गया। नहीं तो अब वही सारा स्यापा पड़ा होना था, समुद्र के ज़रिए जाना, उधर से आना, क्योंकि एयर स्पेस तो इंडिया ने अभी जैसे हुआ अभी मिशन ब्लॉक सिंदूर, है। तो ब्लॉक है, तो उधर से क्योंकि पाकिस्तान ने भी की हुई है। तो ये चीज़ें हैं कि एयर स्पेस थ्रू हम जा भी नहीं सकते थे, वो उधर से ही जाना, आना बहुत मुश्किल हो जाना था। ठीक है, अब अलग-अलग मुल्क हैं, अपने-अपने मुल्क को चला रहे हैं, अपने मुल्क को देख रहे हैं। अब बांग्लादेश अभी तक उसके बाद जो है वो इंडिया के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहा। लेकिन अब आगे फिर से जब वो हसीना वाजद की गवर्नमेंट गई है और दूसरा आया है, क्या नाम है उसका? यूनुसवा। यूनुस। तो उसके बाद फिर से तल्लुकात ख़राब हो चुके हैं बांग्लादेश और इंडिया के। और इंडिया में अभी भी बंगाली इतने रहते हैं। उनको अगर इंडिया निकालना चाहे तो निकाल सकता है, जिस तरह पाकिस्तान अफ़गानिस्तानियों को निकाल रहा है यहाँ से। तो वहाँ पे लेकिन फिर से वो शुरू हो जाते हैं, मुसलमान का रोना-धोना शुरू हो जाते हैं। अगर इंडिया निकालने की बात करता है, भाई वो इंडिया का हक है, वो निकाल सकता है। अगर उसके उनको पता है कि ये हमारे साथ, इनके साथ तल्लुकात बेहतर नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं, हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो वो निकाल सकते हैं इंडिया बांग्लादेशियों को वहाँ से। तो उनको निकलना चाहिए वहाँ से, अपने मुल्क में जाना चाहिए, अपने मुल्क भी उनका तरक्की कर रहे हैं। तो चलें ठीक है, उस वक़्त ये सारे हालात बने, उस वक़्त चले गए उधर। उसके बाद आ जाना चाहिए था वापस, और लेकिन वहीं पे सेटल हो गए। और लेकिन यहाँ पे जो मेन बात हो रही है वो पीएनएस गाज़ी की हो रही है। उसने अटैक किया और कैसे उस अटैक से जो है आईएनएस विक्रांत ने बचाया खुद को, और इंडिया को तबाह होने से बचाया। वो आगे चलें, खैर स्टोरी आगे पता चलेगी सारी, और क्योंकि आगे की स्टोरी का मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलवक़्त पीएनएस विक्रांत जो है बे ऑफ़ बंगाल में वहाँ पे पहुँच चुका है। ओह! सॉरी, पीएनएस गाज़ी। गाज़ी। तो वहाँ पे पहुँच चुका है एनएस विक्रांत के पास। अब क्या होगा वहाँ पे आगे, वो तो अगली पार्ट में हमें पता चलेगा कि आगे कैसे पीएनएस गाज़ी को तबाह किया गया। क्योंकि आईएनएस विक्रांत तो अभी भी है। हुँ। बिल्कुल जी, यही बात है। 1971 का ये सारा इतिहास है और उसमें ये बताया जाता है जी कि ये सारा जो मिशन हुआ था, वेस्ट बंगाल और ईस्ट पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। ये दोनों जो थे, ये किस तरह से आपस में एक मुल्क था और कैसे अलग हुए। तो ये बताया जाता है जी कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो बांग्लादेश अब बन चुका है, उसके लोगों को एक्सेप्ट उस तरह से नहीं किया जा रहा था, जिस तरह से करना चाहिए था। मतलब कि बराबरी की सतह पर उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। रंग-रूप को लेकर उनके ऊपर टिप्पणियाँ करना, बातें करना, उनको हमेशा हकीर समझना, अपने से नीच समझना और उनकी जो लैंग्वेज है, जो उनकी ज़ुबान है, उसको वैल्यू ना देना और उनको ये कहना कि आप जो है वो पाकिस्तान की जो ज़ुबान है उर्दू, वही आप बोलेंगे, बंगाली जो है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को लेकर आहिस्ता-आहिस्ता उनमें थोड़ा-सा ज़ाहिर बात है विरोध आना शुरू हो गया और वो लोग जो हैं सड़कों पर जब निकले हैं तो उनके ऊपर जिस तरह से जो स्थिति बनी, उस स्थिति को जो सिविल लोग थे वो बर्दाश्त ना कर सके और वो अपना जो इलाका है वो छोड़ के तो इंडिया में एंटर होना शुरू हो गए। उनके लिए कैंप भी बनाए गए। इंदिरा गांधी उस वक़्त हिंदुस्तान को होल्ड कर रही थी, कैंप तो बनाए गए। लेकिन इतने सारे लोगों को मैनेज करना एकदम से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था।
क्योंकि लोगों की तादाद जो है वो वहाँ पे बढ़ती चली जा रही थी और जितना भी एक कह लीजिए कि टोटल इनकम था कंट्री का, उसमें से 4% जो है वो पूरी तरह से उन लोगों के ऊपर लग रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इंदिरा गांधी जो हैं उन्होंने अपने तीनों ऑफिसर जो सेना के थे वो बुलाए हैं और उनसे बुलाकर उन्होंने मशवरा किया कि इस तरह से बांग्लादेश वाला जो मुद्दा है, उसको हल करना ज़रूरी है क्योंकि अगर इतने ज़्यादा लोग अ, आते हैं इंडिया में तो उसमें कह लीजिए कि पूरे के पूरे स्टेट की स्थिति बदलने के चांसेस जो हैं, वो बढ़ जाएँगे। तो हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में हैं लेकिन तीनों अफ़सरान जो हैं, उन्होंने जब स्थिति देखी उन्होंने कहा कि मानसून जो हवाएँ हैं वो एंटर होने वाली हैं और बारिशों का एक बरसात का जो मौसम है वो आने वाला है। तो इस स्थिति में युद्ध करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा और हम गारंटी भी नहीं ले सकते कि हम इस मिशन को कंप्लीट कर पाएँगे। इसलिए हमें थोड़ा-सा टाइम चाहिए। तो इंदिरा गांधी जो है वो टाइम देने की कंडीशन में नहीं थी लेकिन जो है कंप्रोमाइज़ करना बनता था इसलिए उन्होंने वक़्ती तौर पर कंप्रोमाइज़ अपने ऑफ़िसर्स के साथ किया और उस चीज़ को लेकर जो तीनों जो फ़ोर्सेस हैं उनके ऑफ़िसर जो हैं वो प्लान बनाते रहे। और एक टाइम ऐसा आया जी कि जो उन्होंने बांग्लादेश में एंट्री ली और बांग्लादेश के जो कुछ एक तंज़ीम थी, कुछ लोग थे, उनको अपने साथ मिलाया और उनको ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद वहाँ पे जो पाकिस्तानी शिप्स हैं, वो उन्होंने तबाह करना शुरू कर दिए क्योंकि पाकिस्तानी जो आर्मी की सप्लाई वहाँ पे जानी थी, वो डिस्कनेक्ट अगर होती है तो कोई भी कंट्री जो है वो फिर उस तरह से सर्वाइव नहीं कर सकता। तो वो सप्लाई जो है वो डिस्कनेक्ट होगी और उसके बाद आर्मी जो पाकिस्तान की नेवी सब जितनी भी फ़ोर्सेस थी उनको दौड़ने लगी कि ये हुआ कैसे है? जब उनको पता चला कि आईएस विक्रांत जो है वो भी आस-पास ही है कहीं, तो उसको डिटेक्ट करना शुरू किया। लेकिन उस वक़्त टेक्नोलॉज़ी इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉज़ी ना होने के बावजूद भी जिस तरह से इंडियन जो इदारे हैं, इंडियन जो फ़ोर्सेस हैं, उन्होंने जो अपनी सेफ्टी की है आईएएस विक्रांत को बचाने के लिए वो एक बड़ी ही हैरान-कुन है, क्योंकि मैसेजेस जो हैं, वो जो जा रहे थे जो गाज़ी समरीन है पाकिस्तान के हेडक्वार्टर में, उससे क्लियर तो नहीं हो रहा था कि क्या मैसेजेस हैं। लेकिन ये था कि सिग्नल जो है ना, वो शो कर रहे थे, लोकेशन जो है वो कुछ मिलती-जुलती शो हो रही थी कि जो समरीन गाज़ी है, वो कहाँ पे मौजूद है और वो आईएस विक्रांत जो है, उसकी तरफ बढ़ रही है। तो इन चीज़ों को लेकर जिस तरह से प्लान किया गया और आईएएस विक्रांत को फौरी तौर पर जो है ऑर्डर्स मिले हैं कि आप वहाँ से मूव कर जाएँ और जिस तरह से वो सेफ जगह पे गई हैं एक ऐसी जगह पे उन्होंने जाके आईएएस विक्रांत को खड़ा किया है जहाँ पे पानी जो था वो बहुत साफ-सुथरा था। अगर सबमरीन वहाँ पे एंटर होती भी है, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से पता चल सकता था। तो ये सारा प्लान अभी किया गया है। अभी आईएएस विक्रांत जो है वो क्या एक्शन लेते हैं, ये नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। बीच में एक बात हुई थी कि वेस्टर्न कंट्री की जो है वो एक जहाज़ एयरलाइन जो है वो गई थी वहाँ पे, उसकी मदद ली गई, उसको जासूसी के तौर पे भेजा गया। लेकिन उस वेस्टर्न कंट्री का नाम तक नहीं लिया जाता और वैसे अजीब बात है। सीक्रेट चीज़ें होती हैं यार। हिस्ट्री कोई अगर कंट्री बता रही है अपना वो सारा कुछ, तो वो पास्ट हो चुका है ना। अभी अगर उनके साथ कोई ताल्लुकात इनके मेरे ख्याल नहीं, में किसी बुक में भी शामिल नहीं है ना। ये हाँ, अंग्रेज़ों वेस्टर्न ने जो कंट्री लिखी है हो हुई ये। है, सकता वहाँ है पे भी उसमें वेस्टर्न वो का लिखा शामिल हो, लेकिन वो किताब में लिखा हो लेकिन उन्होंने मेंशन ना किया हो। नहीं, नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर वेस्टर्न किताब में होता कंट्री तो ही फिर बुक्स में ज़रूर लिखा हो। ये मेंशन करते, वो लिखा ही नहीं है। सीक्रेट सर्विस जो है वो काम अपना पूरा करती हैं। वो तो भाई डिटेल उनके पास पूरी होगी कि कौन है, कहाँ से है, उसमें पायलट कौन थे। हर एक चीज़ जो है, हर एक यात्री जो है, उसका पता होगा उन्हें। लेकिन वो रिवील उन्होंने नहीं की तो भाई वो किताब में फिर नहीं होगी। बहरहाल ये चीज़ें चलती हैं। एक कह लें कि जो सिचुएशन मैंने कहा था ना कि एक जंग चल रही होती है। अब इंडिया पाकिस्तान की जो लास्ट झड़प चली है, जो हुई है कुछ दिन, वो हुआ है सारा कुछ और उसके पीछे भी एक लॉन्ग स्टोरी होगी। और मैंने कहा था कि बिहाइंड स्टोरी जो है वो ज़रूर होती है कि कहाँ से शुरू हुआ, किसने किया, किसका क्या किरदार था, कौन क्या कर रहा था उस वक़्त, और ये पता बाद में चलता है। तो ये लोग जो हैं अब जो अभी करंट सिचुएशन में काम कर रहे हैं, ये जनाब ये जॉब छोड़ेंगे या कुछ करेंगे तो फिर कोई ना कोई लिखेगा इसके बारे में। किसी को इंटरव्यू दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि ये हुआ था उस वक़्त और ये सारी सिचुएशन उन्होंने बयान की। और वही बात कि अमेरिका से जो इक्विपमेंट लिए हुए थे, वो भी नाक़स निकले। मतलब वो भी कारआमद नहीं थे, यूज़ हुए पड़े थे और काफ़ी। और प्रॉब्लम इधर भी थी
और आईएनएस विक्रांत जो है वो बहुत बड़ी शिप थी और उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी और कह लें कि उनको भी इस चीज़ का खतरा हो गया था इंडिया को कि ये सिचुएशन है और पहले उन्होंने भापा है पूरा और जिस तरह सिचुएशन चल रही थी छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस किया जा रहा था। भाई ज़बरदस्त और दोनों तरफ में मैंने मैं कहूँ अगर तो ये देखें अगर ये सारी हिस्ट्री, दोनों इतराफ में बड़ी टाइट सिचुएशन चल रही थी उस वक़्त और बड़ा मुश्किल हो जाता है इतने बड़े समुद्र में एक सबमरीन को ढूँढना और लेकिन वो जो सिग्नल दे रहे थे वो जो कह लें कोड वर्ड में जो बातें चल रही थी टावर के साथ और वो उन्होंने नोटिस की और डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश की उन सिग्नल्स को कि उन तक मैसेज जो है वो एन्क्रिप्ट होके पहुँचे और बाद में दोबारा रिपीट करें, ताकि हमें वक़्त मिल जाए उस चीज़ को, उस मैसेज को कोड करने में, कि ये क्या कह रहे हैं और पोज़ीशन क्या बता रहे हैं। क्योंकि वो मिलिट्री लेवल के ऊपर वो बातें होती हैं, तो दे विल नो दैट कि यार वो क्या बात कर रहे हैं इस बारे में। तो बहरहाल उन्होंने जो स्ट्रेटजी यूज़ की, जिस तरह यूज़ की, एक पोर्ट के बारे में भी बात की मेरे ख़्याल में बंदरगाह में कौन-सी थी पता नहीं, जहाँ पे उन्होंने कहा कि सेकंड मिशन आपका होगा। जो एनवेलप उनको दिए गए उनमें सेकंड मिशन भी था कि अगर विक्रांत हिट होता है तो उसको हिट कर दो और उसको डुबा दो। लेकिन अगर वो नहीं हो पाता और सेकंड मिशन आपका ये आप खाली नहीं आएँगे, आपने माइन्स फेंकनी है वहाँ पे। तो वो माइन्स का भी उन्होंने वो सेकंड प्लान उन्होंने बताया कि खाली हाथ आप ना आओ, ताकि हमने शुरुआत करनी है और पाकिस्तान ने उस वक़्त जो है अपने जंगी हथियारे कह लें कि बिल्कुल लाइन अप कर दिए थे बॉर्डर के ऊपर और वो बिल्कुल स्टार्ट लेने के लिए तैयार थे कि सिग्नल मिलेगा उधर, विक्रांत को हिट करेंगे एंड दैट्स इट, हम शुरू कर देंगे। तो वो चीज़ जो है आगे देखने लायक होगी, थोड़ा सस्पेंस भी है और मज़ा आ रहा है जी और देखने में, सुनने में और ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट पे भी रिएक्ट करेंगे हम और कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए और इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। पीस।